तो जय हिंद छात्रों। आज हम लोग साप्ताहिक यानी वीकली टेस्ट देने वाले हैं और ये टेस्ट आपका कंप्यूटर सेंटर ग्रामर में हो चुका है। और इस टेस्ट के द्वारा हम लोग जितना पीछे का पढ़े हैं सबका रिवीजन करने वाले हैं। और ये हम कह सकते हैं कि रिवीजन टेस्ट है। तो रिवीजन टेस्ट क्यों? एक बार तो ये टेस्ट आपका हो चुका है और इस टेस्ट का आंसर सभी को पता होना चाहिए। आप लोग क्या करिएगा, सभी लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में ये पूरे टेस्ट का जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर टाइप करिएगा। आपको कमेंट भी करना है सभी क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले पे। और देखिए ये टेस्ट आप लोग का हो चुका है तो आंसर भी देना पड़ेगा आपको। पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी बिजनेस के तहत, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बोला है कि किसी बिजनेस के तहत वित्तीय ट्रांजैक्शन का नियमबद्ध तथा संपूर्ण रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर भी बताना है। और ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला है अकाउंटिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी, तीसरा है अकाउंटेंट, चौथा है नन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए आंसर तो इसका होगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसका आंसर होगा। अकाउंटिंग तो ठीक है, दूसरा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कहने का अर्थ क्या है कि अभी हम लोग जो अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी छात्र अकाउंटिंग की पढ़ाई करता है उसे हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। क्लियर है? अकाउंटेंसी। अब अगला बोल रहा है तीसरा कि अकाउंटेंट क्या होता है। तो अकाउंटेंट का कहने का अर्थ क्या है? अकाउंटेंट कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है, ओके, उस व्यक्ति को हम अकाउंटेंट कहते हैं, अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है तो, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, दूसरा क्वेश्चन होगा संपूर्ण अकाउंटिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सुव्यवस्थित कहने का अर्थ ये है कि सही तरीके से, एक सिस्टम वाइज तरीके से हम अकाउंटिंग का कार्य किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है टैली ERP9, दूसरा दिया है टैली प्राइम, तीसरा दिया है A और B दोनों, चौथा दिया है MS वर्ड। तो पहला टैली ERP9 मतलब ERP9 का पूरा नाम, ERP9 का पूरा नाम होगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पे जो अकाउंट टैली ERP9 टैली प्राइम दोनों इसका आंसर होगा और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर C वाला A और B दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन होगा हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर भी दीजिएगा आप लोग। तीसरा बोल रहा है कि अकाउंटिंग का कार्य करने का उद्देश्य है। जो हम लोग अकाउंटिंग का कार्य करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग का कार्य क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन बोल रहा है कि रिकॉर्ड रखने के लिए, B बोल रहा है वित्तीय स्थिति जानने के लिए, C बोल रहा है कानूनी प्रावधानों को पूरा करने के लिए और D वाला है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर आप लोग को बताते चलिएगा। हम पहले ही बोल चुके हैं कि रिवीजन टेस्ट है, जितना पीछे का हम लोग पढ़े हैं सबका रिवीजन आज करेंगे। अब पहला बोल रहा है कि रिकॉर्ड रखने के लिए। रिकॉर्ड रखने के लिए क्यों होता है कि जब भी देखिए हम जो भी भविष्य में अगर हमको किसी भी ट्रांजैक्शन का हिसाब करना होगा, जो हम भूतकाल यानी बीते हुए काल में या बीते हुए समय में हमने ट्रांजैक्शन कर दिया है, लेन देन किया है, उसका अगर हमको भविष्य में रिकॉर्ड देना होगा, उसका विवरण देना होगा, तो जब तक हम अकाउंटिंग का कार्य करेंगे नहीं, रिकॉर्ड रखेंगे नहीं, तब तक उसको हम भविष्य में उसका हिसाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो रिकॉर्ड रखने के लिए पहला तो ये तो सही है। दूसरा बोला वित्तीय स्थिति जानने के लिए, कहने का मतलब है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। कोई भी व्यापारी होगा या कोई भी छात्र होगा वो एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट की आशा रखता है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यापारी है वो अपने व्यापार को संचालित करता है तो उसको ये भी जानने के लिए उत्सुक रहता है कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। इसको जानने के लिए वो क्या करेगा, अकाउंटिंग का कार्य करता है। ओके, तो यही वित्तीय स्थिति जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। अगला बोल रहा है कि कानूनी प्रावधानों को पूरा करने के लिए, ये भी सही है क्योंकि जितना भी GST होगा, TDS होगा, तो ये जिस प्रकार की टैक्स जो होगा, टैक्स को हम कानूनी प्रावधान के रूप में देख सकते हैं। तो ये टैक्सों को अगर कानूनी प्रावधान को पूरा करना होगा तो जब तक हम अकाउंटिंग का कार्य लिख कर रखेंगे नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा टर्नओवर क्या है, हमको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। दूसरा कानूनी प्रावधान कहने का अर्थ है कि यदि हमको भविष्य में चलकर हमारे असेट पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा करता है ना, तो
इसके लिए हम अगर लिख कर रखेंगे कि यह असेट हमारी है, इसको हमने इतने इस समय खरीद कर रखा, तो ये कानूनी प्रावधान को भी हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए तीसरा होगा, है ना, इसीलिए तीसरा होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, तो तीसरा का डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चौथे पे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा। जिसका क्वेश्चन का आंसर पता हो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यहाँ पे चौथा है कि अकाउंटिंग का मुख्य शाखा या भाग है। ठीक है, अकाउंटिंग का मुख्य भाग या शाखा है। पहला बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा बोल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। इसका आप लोग आंसर टाइप करिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एक को डिफाइन करना चाहेंगे और इसका आंसर आप लोग खुद ही बता देंगे। पहला देखिए क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहने का अर्थ क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, इतना समझिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि किसी भी व्यापार, कोई भी व्यापारी व्यापार करता है कि वित्तीय एवं आर्थिक कार्य प्रणाली जो होता है ना, एवं परिणाम को ध्यान में रखना होता है उसको, कि हमको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। तो वित्तीय और आर्थिक कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर जो अकाउंटिंग किया जाता है उसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, इससे हम लोग को ये लाभ होता है कि जब भी कोई व्यक्ति का स्टेटमेंट निकालना होता है, ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकालना होता है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकाल सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमको किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत उसको भी, उस ट्रांजैक्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कहने का अर्थ क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में यह अकाउंटिंग का दूसरा भाग होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कंपनी में जितने तैयार होने वाले गुड्स हैं, कोई भी अगर माल तैयार होता है कंपनी में, उत्पाद जो भी बनता है, उसका लागत जो जितना पैसा लगता है बनाने में उसका प्रबंधन किया जाता है। किसमें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में। और उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि इस जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका व्यापार में हम कितना वैल्यू रखें, कितना प्राइस रखें कि हमको हानि ना हो, है ना, हमको लाभ हो। ठीक है, तो ये कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अब हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग का अंतिम और तीसरा भाग होता है, जिसमें किसी भी संस्था द्वारा कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसमें इस संस्था के जो उच्च वर्गीय कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसी नियम पर सप्ताह में या महीने में उस नियम या पॉलिसी पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आपका रिवीजन भी हो रहा है। चौथा का डी वाला आंसर राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पाँचवा पे। पाँचवा बोल रहा है कि अकाउंट का निम्न में से प्रकार है। अकाउंट का निम्न में से प्रकार क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अकाउंट का निम्न में से प्रकार क्या है कि पहला बोल रहा है पर्सनल अकाउंट, दूसरा बोल रहा है इम्पर्सनल अकाउंट, तीसरा बोल रहा है ए और बी दोनों, और अगला बोल रहा है कि डी ऑनर। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि अकाउंट का निम्न में से प्रकार क्या है। निम्न में से प्रकार है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, दोनों होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के नाम से कोई संस्था से संबंधित होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी संस्था या जो किसी व्यक्ति के नाम से संस्था या व्यक्ति के नाम से संबंधित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो भाग होते हैं, नॉमिनल और रियल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑनर क्या होता है। ऑनर वह व्यक्ति होता है, ऑनर जो डी वाला ऑप्शन दिया है इसका राइट आंसर आप लोग ये दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा राइट आंसर। अब इसका पांचवा का जो डी दिया है ऑनर, ये ऑनर क्या होता है। ओके, तो ऑनर ध्यान दीजिएगा, ऑनर क्या होता है। ऑनर यहाँ पे वो होगा कि वह व्यक्ति जो किसी संस्था या कंपनी को प्रारंभ करने के लिए पूंजी निवेश करता है उसे ऑनर कहते हैं। क्लियर है इतना। चलिए पांचवा का, तो इसका पांचवा का राइट आंसर सी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठवा। अकाउंट का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि और आय या लाभ से संबंधित होता है उसे कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकाउंट का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि और आय या लाभ से संबंधित होते हैं उसे कहा जाता है। पहला बोल रहा है पर्सनल अकाउंट, अगला बोल रहा है इम्पर्सनल अकाउंट, तीसरी बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट, डी बोल रहा है रियल अकाउंट। यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो चलिए पहला ऑप्शन इसका देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं तो बता चुके हैं,
इम्पर्सनल क्या होता है ये भी आपको बता चुके। नॉमिनल क्या होता है तो ये ध्यान दीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट समझने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखिए जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है नॉमिनल का ही डेफिनेशन है। नॉमिनल किसे कहते हैं? तो नॉमिनल होता है कि अकाउंट का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि और आय या लाभ से संबंधित होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट ही कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर सी वाला होगा। ओके। रियल अकाउंट क्या होता है कि वह अकाउंट जो किसी वस्तुगत अकाउंट से संबंधित होता है, मतलब किसी वस्तु से संबंधित होता है। तो वस्तु से संबंधित क्या होगा? जैसे फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट होता है। चलिए ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी संस्था या पार्टी के लिए कोई व्यक्ति या संस्था क्या कहा जाएगा जो उस संस्था से उधार गुड्स खरीदता है? यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। किसी संस्था या पार्टी के लिए कोई व्यक्ति या संस्था क्या कहा जाएगा जो उस संस्था से उधार माल यानी गुड्स खरीदता है? ओके। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप कोई संस्था से, आप अपने पे समझिएगा, आप कोई संस्था से उधार में कोई सामान खरीद लिए, ओके, तो आपको उस संस्था के लिए क्या कहा जाएगा? आपको उस संस्था के लिए क्या कहा जाएगा? तो आप तो देनदार कहलाएंगे ना, उस संस्था के लिए आप देनदार कहलाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप डेटर कहलाएंगे। डेटर मतलब देनदार कहलाएंगे। क्रेडिटर क्या होता है कि जब कोई संस्था या कोई व्यक्ति उधार में कोई गुड्स सेल करता है, बेचता है, ठीक है, तो सेल करता है, तो वह संस्था या वह व्यक्ति सेल किए गए व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है? लेनदार हो जाता है, यानी क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है। ऑनर क्या होता है? ऑनर बता ही चुके हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब आहरण होता है। इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो हमारे कंपनी या संस्था या फर्म में गुड्स बचा है जो पूरी तरह से बिका नहीं है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है 8 वाला। किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में लिखित डॉक्यूमेंट को कहा जाता है? किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में लिखित डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। तो लिखित डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो सीधे तौर पे इसका आंसर देखिएगा बाउचर होता है। इसका आंसर होगा बाउचर। अब यहाँ पे देखिए, पहला दिया है ए ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप समझिए क्या होता है कि टैली या अकाउंटिंग में ग्रुप कहने का अर्थ ये होता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका जो ट्रांजैक्शन का नेचर एक ही होता है, जो ट्रांजैक्शन का समूह एक ही होता है, ओके, उसे एक ग्रुप में रखा जाता है। ओके। तो एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे अगर कोई भी कंपनी का ओनर है, पूंजी निवेश करता है, पूंजी निवेश करता है, तो उसके अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। अब क्या होता है कि यदि हम लोग किसी भी संस्था से उधार में खरीदारी कर लिए, उधार में खरीदारी कर लिए, तो जो हम उधार में खरीदारी किए हैं, तो जब उस संस्था का हम लोग लेजर बनाएंगे, जो संस्था के लिए हम लोग क्या हैं, तो हम लोग तो देनदार हैं, बल्कि और हमारे लिए वो संस्था क्या है? लेनदार है। तो हमारे लिए वो संस्था लेनदार है। उस संस्था का जब हम लोग लेजर बनाएंगे, तो उस संस्था को हम लोग क्या रखेंगे? सेंट्री क्रेडिटर रखेंगे, क्योंकि वो संस्था हमारी लेनदार है, हम लोग देनदार हैं। ओके, हम लोग देनदार हैं उस संस्था के लिए, और वो हमारे लिए संस्था क्या हो जाएगी? लेनदार होगी। ठीक है, यही ग्रुप होता है। लेजर क्या होता है कि खाता बनाया जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके नाम से हम लोग खाता बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। कंपनी क्या होता है? कंपनी से आप लोग परिचित हैं। अगर टैली में कंपनी की बात की जाए, तो यह एक क्या होता है कि एक स्वतंत्र समूह होता है, जो किसी एक व्यक्ति का अकाउंटिंग का कार्य इसमें किया जाता है। ओके। अब देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है, अपना पैसा किस में जमा करता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है। इस लेन देन का रिकॉर्ड जर्नल के बाउचर में निम्न में से किस प्रकार किया जाएगा? निम्न में से किस प्रकार किया जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा। ये नियम आप लोग को पिछला जो टेस्ट हुआ था, एक नियम हम लिखवाए थे। नियम ये लिखवाए थे कि यदि यदि किसी का भी असेट बढ़े तो असेट बढ़ता है तो उसको डीआर करते हैं, जिसका असेट घटता है उसको सीआर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, राम का ही जो असेट है यूबीआई बैंक में जमा है और पैसा जमा कर रहा है, तो राम का कौन सा असेट बढ़ रहा है? तो यूबीआई वाला। तो जब यूबीआई बैंक का असेट बढ़ेगा तो यूबीआई बैंक को हम क्या कर देंगे? डेटर कर देंगे, डीआर कर देंगे। और निश्चित तौर पे कैश वाला जो असेट है राम के पास है,
तो राम वाला जो कैश का असेट है वो घट रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट CR हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर A और B दोनों होगा। ठीक है, क्लियर इतना। अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 10 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 10 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में बेचने के लिए कोई वस्तु खरीदता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में बेचने के लिए कोई वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु को अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहा जाता है? उस वस्तु को अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहा जाएगा? तो अकाउंटिंग की भाषा में उस वस्तु को समझिएगा क्या कहा जाएगा। अकाउंटिंग की भाषा में उस वस्तु को क्या कहा जाएगा? पहला बोल रहा है असेट, दूसरा बोल रहा है गुड्स, तीसरा बोल रहा है कैपिटल और डी बोल रहा है रेवेन्यू। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि इसका आंसर आप लोग खुद ही दीजिएगा, हम बता रहे हैं। असेट, पहला ऑप्शन को हम लोग ले रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है? असेट। असेट कहने का अर्थ क्या है? असेट मतलब संपत्ति होता है, जो कंपनी का है वो संपत्ति है। या हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑनर कोई ऐसी वस्तु खरीदता है जिसको उसको बेचना नहीं होता, लंबे समय तक उसको उपयोग करना है, उसको हम लोग असेट कहते हैं। या कंपनी की संपत्ति, जो कंपनी का है वही उसका असेट है। अब बोल रहा है बी, गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, है ना। अपने व्यापार में बेचने के लिए कोई वस्तु खरीदता है, व्यापार में बेचने के लिए कोई वस्तु खरीदेगा तो गुड्स होगा, माल होगा। ओके, तो उस वस्तु को अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग गुड्स कहते हैं। कैपिटल हम बता चुके हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू कि जब भी कोई व्यापारी कोई गुड्स को बेचता है, उसको जितना अर्न होता है, जितना पैसा प्राप्त होता है, वही उसका रेवेन्यू है। एग्जाम्पल हम देंगे, राम ने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ओके, 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेच दिया, तो उसका रेवेन्यू कितना हुआ? 110। अब क्या होता है कि राम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो उसका रेवेन्यू 90 रुपये ही होगा। जितना उसको बेचने पर पैसा प्राप्त हो रहा है वही उसका रेवेन्यू होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक ही रखते हैं। आगे वाले वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना सही हुआ, और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक्स में लिख लीजिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।